Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया Academy. आज की क्लास में I am going to discuss the amendments pertaining to corporate funding and listing in stock exchanges paper of CS Professional News Syllabus for June 2022 exam. So आज की क्लास का हमारा एजेंडा है amendments for June 2022 exam and ये amendments आपके pertaining to which paper? The paper is corporate funding and listing in stock exchanges. जो आपका CS प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है. सी जो ये अमेंडमेंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं, दे आर द अमेंडमेंट्स पर्टेनिंग टू द पीरियड 1st of July 2021 from this to 31st of December 2021. इस 6 महीने के पीरियड में 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 इस पीरियड में जो चेंजेस आए हैं, इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, those amendments I am going to cover in today's class. एंड इसका मतलब दो बातें हुई कि साहब 1 जुलाई 2021 से पहले, दैट इज अप टू 30th of June 2021, 30 जून 2021 तक, उस डेट तक जो भी अमेंडमेंट्स हुए, एक प्रिजम्पशन हमें लेके चल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी अवेयर, यू ऑलरेडी नो अबाउट दोज अमेंडमेंट्स. उसके वीडियो लेक्चर, अमेंडमेंट के नोट सब आपके पास हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी वो नहीं है, अगर आप 30 जून 2021 तक ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है, वहां तक अमेंडमेंट्स आप ऑलरेडी, तो ये हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com, उसके आप जाएंगे तो होम पेज पे आप देखोगे वन ऑफ द ऑप्शंस आपको बटन नजर आएगा अमेंडमेंट्स का, वहां क्लिक करोगे तो सारे अमेंडमेंट्स पड़े हुए हैं, कई सारे अटेम्प्ट के पड़े हुए हैं. तो 30 जून 2000 अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, जो 30 जून 2021 तक के अमेंडमेंट वहाँ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो वहाँ उसके लेक्चर भी है, नोट्स भी हैं, फ्रीली डाउनलोडेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई चार्जेस नहीं है. इट्स ओपन क्लास फॉर एवरीवन. नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ लेक्चर भी मिल जाएगा. तो अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है 30 जून 2021 तक, तो पहले अपने आप को अपडेट कीजिए. उसके लिए सोर्स मैंने बता दिया, हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com, वहाँ से आप लेक्चर भी ले सकते हैं अमेंडमेंट का और नोट्स भी ले सकते हैं. ठीक है. और जैसे आज का लेक्चर भी जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, जिसमें हम 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 इस पीरियड का अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम रिलेटिंग टू दिस पेपर. ये भी इस क्लास के बाद ये भी हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com पे आपको अपलोड कर दी जाएगी. एंड इसका वीडियो लेक्चर भी और साथ में इसके नोट्स भी, अमेंडमेंट के नोट्स भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ और 31 दिसंबर 2021 के बाद, इस डेट के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इट मीन्स फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. ये बात मेरे को बार बार बतानी पड़ती है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं. कोई अमेंडमेंट जनवरी में आ गया, जनवरी 2022 में, फरवरी 2022 में, अप्रैल 2022 में, ये सब अमेंडमेंट्स आपके जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. यू नो दैट दिस अ क्राइटेरिया ऑफ 6 months. ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिस्ट सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया ले डाउन कर रखा है कि जब भी आपके एग्जाम में उसे 6 महीने पहले तक के जो अमेंडमेंट आए वही आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे. इट मीन्स जून 2022 एग्जाम के लिए 31 दिसंबर 2021 तक के जो अमेंडमेंट है वही एप्लीकेबल हो. इसके बाद जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर जून 2022 एग्जाम.
तो इसलिए इसके बाद के चेंजेस की डिस्कस करने की बात जरूरत, नो नीड, ठीक है। और मैं इन 6 महीने के पीरियड का अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की क्लास में, 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। और इससे पहले के जो अमेंडमेंट, अगर आप अप टू 30 जून 2021 अपडेटेड नहीं है तो उसके लिए मैंने सोर्स बता दिया, हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com, उसके होम पेज पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अमेंडमेंट्स का, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको कई सारे अलग अलग सेशन का अमेंडमेंट मिल जाएंगे, सब पे लिखा हुआ है कौन सा अमेंडमेंट किसके लिए है। वहाँ से अपने आप को अपडेट कीजिए, वहाँ अमेंडमेंट के वीडियो भी हैं और नोट्स भी हैं, एंड सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई भी वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकता है। तो एक तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले जो अमेंडमेंट है दैट इन चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, एंड इस चैप्टर में पहला अमेंडमेंट पेज नंबर 9 पे, मैं सब कुछ बता रहा हूं। एक टॉपिक है लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। इसमें जो पहले 2 पैराग्राफ हैं इस टॉपिक के, जो पेज नंबर 9, ये आईपीओ से रिलेटेड है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से रिलेटेड है। इसमें जो फर्स्ट 2 पैरा हैं, जो फर्स्ट 2 पैरा हैं इस टॉपिक के पेज नंबर 9 पे, लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, ये हटा दीजिएगा। उसकी जगह नए 3 पैरा, न्यू 3 पैरास, ठीक है, वो उसकी जगह वो क्या है मैं भी डिस्कस करूंगा। न्यू 3 पैरास, तो फर्स्ट 2 पैरा जो एग्जिस्टिंग है उसको अब हटा के कट कर दीजिएगा, उसे न्यू 3 पैरा, उसको रिप्लेस करेंगे न्यू 3 पैरास। एंड वो कौन से 3 पैरा हैं वो क्या है मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कहां पे अमेंडमेंट है? पेज नंबर 9 जो आईपीओ से रिलेटेड है। टॉपिक क्या है आईपीओ में? लॉक इन एंड आईपीओ के अंदर कौन सा आपका टॉपिक है? लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। उसमें पूरा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक चेंज है, उसके जो पहले 2 पैराग्राफ हटा दीजिएगा, उसकी जगह 3 पैराग्राफ आपको मैंने लिख भी दिया अमेंडमेंट के नोट्स में। इन दिस टॉपिक फर्स्ट 2 पैरा शैल बी रिप्लेस बाय फॉलोइंग 3 पैरा। तो पहले 2 पैरा हटा दिए, उसकी जगह 3 पैरा से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब पहले 2 पैरा हट जाएंगे, उसकी जगह नए 3 पैरा आ जाएंगे। सो देखिए, तो जो प्रोविजन है आपका लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, द फर्स्ट पैराग्राफ, इट सेज दैट the first paragraph in regarding to lock-in and restriction on transferability says that regulation number 16A, it says that जो मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, और आपने पढ़ा है वो क्या है? इट इज सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 18 months from the date of allotment in the IPO. IPO में जिस दिन आपके शेयर अलॉट हुए इनिशियल पब्लिक ऑफर में, उससे 18 महीने का लॉक इन रहेगा मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, 1.5 साल, 18 months। लेकिन ये साथ में बोल रहा है, इट सेज दैट अगर आईपीओ में जो इश्यू प्रोसीड्स है, जितना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, उस इश्यू प्रोसीड्स में से वो पोर्शन आप लेस कर दी, हटा दीजिए, एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल, क्योंकि ऑफर फॉर सेल का पैसा कंपनी को तो जाता नहीं, आप जानते हैं, तो प्रोमोटर को जाता है, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो तो कंपनी को जाएगा नहीं। जो इश्यू प्रोसीड्स है अदर देन ऑफर फॉर पोर्शन ऑफर फॉर सेल, इसका अगर मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50%, इफ इट इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, if it is going to be utilized for capital expenditure, then in that case the lock-in period for minimum promoters contribution, जो lock-in period होगा minimum promoter 18 months की जगह 3 years, वही डबल हो जाएगा, 36 महीने, 3 years बोल लीजिए, 36 months बोलिए, एक ही बात है, one and the same thing. It means that regulation 16
Clause A of SEBI ICDR Regulation 2018 provides that the minimum promoter contribution shall be subject to a lock-in period of 18 months from the date of allotment in the IPO. However, out of total issue proceeds, excluding the portion which is offered for sale, because that money will not come to the company, it will go to the promoters. Uska more than 50%, uska majority amount, more than 50% is going to be utilized for capital expenditure. Then in that case, the lock-in period will not be 18 months. उस केस में वो 18 months की बजाय लॉक-इन पीरियड will become 3 years. That is 36 months. आपको एक ही बार 3 years बोलिए 36 months डबल हो जाएगा. और कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ मतलब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है यहाँ पे आपका एक तो ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसका क्या मतलब मैं बताऊंगा. एक तो ये रेगुलेशन 16A हो गया. फिर सेकेंड पैराग्राफ दैट इज रेगुलेशन 16B वो क्या बोलता है, ये बोला एक्सेस प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ओवर द मिनिमम रिक्वायर्ड एज पर लॉ. रेगुलेशन 16 क्लॉज ए वाज पर्टेनिंग टू मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, उस पे लॉक इन क्या लगेगा. यहां बात कर रहे हैं लॉक इन ऑन एक्सेस प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ओवर द मिनिमम रिक्वायर्ड. जो मिनिमम रिक्वायर्ड बाय लॉ उसके ऊपर एक्स्ट्रा अगर प्रोमोटर लेते हैं उसके ऊपर लॉक इन क्या होगा. तो उस पर लॉक इन है, उसके ऊपर लॉक इन है, वो था लॉक इन ऑन द मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन 16A. ये 16B लॉक इन ऑन द एक्सेस ओवर द मिनिमम रिक्वायर्ड बाय लॉ. यहां लॉक इन पीरियड 6 months फ्रॉम अगेन डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द IPO. अगेन यहां भी सेम. हाउएवर whatever the issue proceeds is there, excluding the portion for offer for sale, if more than 50% of that majority portion is going to be utilized for capital expenditure, then in that case ये 6 months की बजाय आपको 1 year हो जाएगा, डबल हो जाएगा, that is the 12 months डबल हो जाएगा. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब 16A और 16B तो दोनों जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म यूज हो रहा है. तो दोनों जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, दोनों जगह कॉमन टर्म है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है. द कैपिटल इज अ कॉमन मीनिंग फॉर बोथ द 16A एज वेल 16B. इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इंक्लूड सिविल वर्क. मान लिया कंपनी कोई सिविल वर्क, कोई बिल्डिंग बनवाती है एंड ऑल दैट, उसमें खर्चा करती है. इंक्लूड द सिविल वर्क. मिसलेनियस फिक्स एसेट्स, कोई सिविल वर्क का काम आप कराते हैं, कोई मिसलेनियस फिक्स एसेट्स वगैरह लेते हैं आपको, ठीक है. या कोई परचेज ऑफ लैंड, कंपनी लैंड परचेज कर रही है, कोई बिल्डिंग परचेज कर रही है, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रही है. इसके लिए जो पैसा लग रहा है, परचेज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, या कंपनी कोई सिविल वर्क, कोई बिल्डिंग बनवा रही है, या कोई मिसलेनियस फिक्स एसेट परचेज कर, इनमें पैसा खर्च कर देती है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. और अभी हमने पढ़ा 16A और 16B दोनों में अगर इस तरह की चीजों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, इस तरह की चीजों में अगर आप इश्यू प्रोसीड्स का मोर देन 50% या मेजोरिटी अमाउंट, मोर देन एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ऑफर्स फॉर सेल, अगर आप इन तरह की चीजों में आप यूज करने जा रहे हैं, प्रपोज्ड है, दैट इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन इन दैट केस जो जनरल लॉक इन पीरियड होता है, जैसे 16A में जनरल 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट है, इन द IPO वो 36 months 3 years हो जाएगा. जो एक्सेस प्रोमोटर्स कॉन्ट्री 16B जो नॉर्मली आपको लॉक इन पीरियड 6 months है, अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप मोर देन 50% यूज करने जा रहे हैं, देन 6 months की जगह 1 year हो जाएगा, 6 months की जगह 1 year हो जाएगा. तो दिस इज द मेन प्रोविजन रिगार्डिंग द लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर. फर्स्ट थ्री पैराग्राफ. फर्स्ट में 16A lock in on minimum promoter contribution, 16B lock in on excess promoter over the minimum required by law, and third paragraph talks about the definition of capital expenditure in the context of first two paragraph. So is that clear? Now we move on to the next amendment, page number 22. सेम ICDR रेगुलेशन में, सेम टॉपिक में ICDR रेगुलेशन, पेज नंबर 22, अगेन लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर. लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर. रेगुलेशन नंबर 115.
ये भी सेम चीज है जो अभी हमने आईपीओ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, सेम चीज है ये, बस ये एफपीओ कॉन्टेक्स्ट में, वो आईपीओ कॉन्टेक्स्ट में था, एफपीओ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सेम सेम। एंड मतलब जो पहले आईपीओ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, अब ये सेम आपको प्रोविजन एफपीओ कॉन्टेक्स्ट में सेम उस तरह का प्रोविजन, देखिए सेम चेंज है आपको। एंड यहां भी पहले 2 पैराग्राफ की जगह शेल बी रिप्लेस बाय द न्यू 3 पैरा, तो फर्स्ट 2 पैरा हट जाएंगे जो पहले से आपके बुक में है ऑन पेज नंबर 22 रिलेटेड दिस टॉपिक एफपीओ रेगुलेशन 115, ये हट जाएंगे एंड न्यू 3 पैरास उसकी जगह। वो क्या न्यू 3 पैराज है मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। So in the context of FPO, lock-in and restriction on transferability, regulation 115. So first regulation 115 clause A बोलता है जो मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, सेम प्रोविजन है जो आपने आईपीओ में पढ़े थे, बस ये एफपीओ कॉन्टेक्स्ट प्रोविजन सेम है जो आपने आईपीओ में पढ़ा था ना, रेगुलेशन 16, आईपीओ में पढ़ा था रेगुलेशन 16 क्लॉज ए क्लॉज बी, सेम प्रोविजन है। यहां भी आपको सेम, जो मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, इट इज सब्जेक्ट टू द लॉक इन पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द एफपीओ। बस यहां तक डेट ऑफ अलॉटमेंट, वहां डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ बोले थे, यहां डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द एफपीओ। ऑब्वियसली हम एफपीओ की बात कर रहे हैं। हाउएवर जितना आपका इशू प्रोसेस एक्सक्लूडिंग द पोर्शन फॉर ऑफर फॉर सेल, उसका अगर मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% इज प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन इन दैट केस 18 मंथ्स की जगह क्या हो जाएगा 3 इयर्स। सेम प्रोविजन है जो आपने आईपीओ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। एंड वैसे ही रेगुलेशन 115 क्लॉज बी, इट टॉक्स अबाउट जो एक्सेस प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ओवर द मिनिमम रिक्वायर्ड बाय लॉ, उस पर लॉक इन पीरियड होगा 6 मंथ्स का फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द एफपीओ। हाउएवर सेम प्रोविजन जो आपने आईपीओ में पढ़ा था, सेम प्रोविजन है, बस यहां एफपीओ की बात कर रहे हैं, प्रोविजन सेम है। हाउएवर जितना इशू प्रोसेस है एक्सक्लूडिंग द पोर्शन फॉर ऑफर फॉर सेल, उसका मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये 6 मंथ्स की जगह 1 ईयर हो जाएगा। और आपको थर्ड पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ ये, सेकंड थर्ड पैराग्राफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग वही जो आपने आईपीओ में पढ़ा था, सेम मीनिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड सिविल वर्क, मिसलेनियस फिक्स एसेट्स, ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, ये सब आपको था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सब कुछ प्रोविजन सेम है जो आईपीओ में पढ़ा था आपने, वहां रेगुलेशन 16 था या रेगुलेशन 115 है, प्रोविजन सब कुछ सेम है। मिनिमम वाले में मिनिमम पे 18 मंथ्स, हाउएवर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला केस हो मोर देन 50 तो 3 इयर्स हो जाएगा। जो एक्सेस प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूट 6 महीने, लेकिन इशू प्रोसेस का मोर देन 50% गोइंग टू यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन इट विल बिकम 1 ईयर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब भी दोनों जगह सेम है, जो आईपीओ में है वही मतलब आपका एफपीओ में है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस, दैट इज ऑल अबाउट दिस। देखिए तो इसके साथ आपकी जो भी चेंजेस है, जो भी आपकी चेंजेस थे रिलेटिंग टू द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन चैप्टर 1 में, वो सब मैंने आपको करा दिए। नाउ वी मूव ऑन टू द अमेंडमेंट्स इन चैप्टर नंबर 4, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग। चैप्टर 4 इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग। इसके अंदर एक आप टॉपिक पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ। उसमें पहला चेंज आपका पेज नंबर 81 82 पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है। उन डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन चेंज हो गई, नई आ गई। एक डेट फंड, मतलब पहले भी डेफिनेशन थी बट उसको हटा के नहीं करना है, पुरानी डेफिनेशन पूरे भूल जाए, उसको कट करके नया। और एक आपका इन्वेस्टेबल फंड, इन्वेस्टेबल, पहले इसको इन्वेस्टेबल बोलते, स्पेलिंग में भी चेंज आ गया, मतलब वर्ड ही चेंज कर दिया। पहले इन्वेस्टेबल TI बोलते थे, ये अब इन्वेस्टेबल फंड बोल रहे हैं।
आई थिंक दिस इज अ बेटर टर्म। तो ये डेट फंड की डेफिनेशन, और इन्वेस्टेबल जो फंड बोलते थे पहले उसकी जगह आप इन्वेस्टेबल फंड हो गया, TI बोलते, TIBLE या बोलते थे TABLE। तो ये दोनों डेफिनेशन नई आ गई, डेट फंड की भी और इन्वेस्टेबल फंड की। वो क्या नई डेफिनेशन है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो एक तो ये चेंज है, उसके अलावा और भी चेंज है इसी टॉपिक में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। वो क्या है मैं बाद में बताऊँ, पहले दो डेफिनेशन चेंज है पेज नंबर 81 82 पे, डेट फंड की, और इन्वेस्टेबल फंड की जगह इन्वेस्टेबल फंड हो गया। तो पहले हम डेट फंड की डेफिनेशन देखिए। इट डिफाइंड एज डेट फंड, defined as debt fund means an alternative investment fund. It is one of the types of alternative investment fund which invests primarily, mainly in debt securities. Debt security किसका? Of listed और अनलिस्टेड इन्वेस्टी कंपनीज। मतलब AIF जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टी कंपनीज कहलाएंगे। जिन कंपनी में AIF इन्वेस्ट कर रहा है वो उन इन्वेस्टी कंपनी की जो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो डेट सिक्योरिटी, चाहे वो लिस्टेड भी हो सकती है अनलिस्टेड, लेकिन लिस्टेड अनलिस्टेड क्या, डेट सिक्योरिटी प्राइमरली। तो डेट फंड मीन्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड which invest primarily into debt security of, किसकी डेट सिक्योरिटी, ऑफ लिस्टेड अनलिस्टेड इन ऑलरेडी जिन कंपनी में AIF ने इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, उन्हीं AIF सॉरी जिन इन कंपनीज में, मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके अंदर AIF ने इसकी इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो ये इन्वेस्टिंग कंपनी हो गई। इसी कंपनी की अगर ये आपको डेट सिक्योरिटी में प्राइमरली इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डेट फंड। और इट इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटाइज और इट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, जो आप अलग से पढ़ते हैं, सिक्योरिटाइज सरफेसी एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सरफेसी एक्ट पढ़ा ना आप, ठीक है, आगे आपको इसी पेपर में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और इट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट एज पर द स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव द फंड। उस फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो पहले से आपने मेंशन किया अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर लें, कहाँ कर रहे हैं, प्राइमरली इनटू द डेट सिक्योरिटी। किसकी डेट सिक्योरिटी, आपकी इन्वेस्टिंग कंपनी की, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी हो या सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो ऐसे AIF को बोलेंगे, ऐसे स्कीम ऑफ द AIF को बोलेंगे डेट फंड। इट्स अ डेट फंड स्कीम, इट्स अ डेट फंड स्कीम, इट्स अ डेट फंड स्कीम। So that is the definition of debt fund. Now the next definition, the investable fund. पहले इसको इन्वेस्टेबल फंड बोलते थे, नाउ इट इज कॉल्ड इन्वेस्टेबल फंड, TABLE, पहले TIBLE बोलते थे, इन्वेस्टेबल फंड। मतलब बेसिकली वैसे कॉमन सेंस से देखें, पहले ये I हुआ करता था, ये वर्ड ही चेंज हो गया है, I की जगह A हो गया है। कि भाई एक म्यूचुअल फंड, सॉरी एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उसकी कोई स्कीम है, उस स्कीम का वो पैसा, वो कॉर्पस जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्कीम का कॉर्पस, तो सारा पैसा जो आपने स्कीम में कलेक्ट किया फ्रॉम इन्वेस्टर, वो पूरा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ पैसे तो अपने पास रखोगे टू मीट द वेरियस काइंड एक्सपेंडिचर। तो इस वजह से उस तो इन्वेस्टेबल फंड मीन्स कॉर्पस ऑफ द स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का स्कीम का कॉर्पस, लेकिन उस कॉर्पस में नेट क्या लेस करना है, लेस एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट फंड एस्टिमेटेड फॉर द फुल टेन्योर ऑफ द फंड। मतलब वो फंड जितने साल के लिए, मान लो फंड 10 साल 12 साल 15 साल जितने साल का होगा, उस पूरे टेन्योर में जितना एक अंदाजा लगा लेंगे, एस्टिमेशन लगा लेंगे कि साहब उसको मैनेज और एडमिनिस्टर करने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, पूरा फॉर द एंटायर टेन्योर ऑफ द फंड, वो हम माइनस कर देंगे कॉर्पस में से। तो वो क्या बन जाएगा, वो पैसा हम अलग रख लेंगे। जैसे मान लिया कॉर्पस आपका 5,000 करोड़ है या मान लिया 500 करोड़ है, जितने दिन वो फंड चलना है एंड जो टेन्योर ऑफ द फंड है, उसमें लगता है कि एस्टिमेटेड बेसिस पे कि साहब फॉर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल मिला के हमें 10 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा, तो 10 करोड़ रुपए लेस कर दिया इसमें से। इसका मान लिया आपको, हमें लगता है कि साहब इसमें से 40 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा फॉर द फुल टेन्योर ऑफ द फंड,
एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 40 करोड़ रुपये खर्चा लग गया तो माइनस कर लिया। जब 500 माइनस 40, 500 कॉर्पस था माइनस 40 कितना हो गया 460 करोड़। ये क्या बन गया आपका इन्वेस्टेबल फंड। क्या ये पैसा अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं इन्वेस्टेबल फंड। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। इन्वेस्टेबल फंड मीन्स कॉर्पस ऑफ द स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इस कॉर्पस में से क्या लेस करना, नेट ऑफ, उसमें से क्या लेस करना है, नेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर व्हाट, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट फंड। स्टीमेट लगाया गया कि भैया खर्चा तो आगे होगा फॉर द टेन्योर ऑफ द फंड, पूरा टेन्योर में फंड के टेन्योर में जितना खर्चा लग सकता है फॉर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टिमेशन बना लेंगे और लेस कर देंगे इन फ्रॉम द कॉर्पस एंड इट विल बिकम द इन्वेस्ट। ऑब्वियसली दैट पूरा 500 करोड़ थोड़ी अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से हमने वो माइनस कर लिया कि जो हमें खर्चे के लिए चाहिए वो अलग रख लिया, वो लेस कर नेट कर दिया। तो ये अमाउंट है, ये क्या बोलेंगे, दिस द मनी विच इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टेबल फंड। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टेबल फंड। इज दैट क्लियर, इज दैट ओके? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। आपका एक टॉपिक है पेज नंबर 84 पे, देखिए आपको एक टॉपिक दे रखा है पेज नंबर 84 पे, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस फॉर ऑल एआईएफ। मतलब जितने भी तरह के एआईएफ हैं, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, उनके लिए कुछ कॉमन कंडीशंस इन्वेस्टमेंट जो वो इन्वेस्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक एंटायर चेंज हो गया, एंटायर चेंज। तो पूरा का पूरा नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा मतलब पहले से जो आपके बुक में देखा पूरा कट कर दीजिएगा, उसकी जगह पूरा नया जो बता रहा हूँ उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट के नोट्स में। तो पूरा नया पढ़ना, मैंने लिख दिया था एंटायर टॉपिक शैल बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग। तो पूरा इन्वेस्टमेंट कंडीशन फॉर ऑल एफआई ये पूरा का पूरा पहले से जो हटा दीजिए, उसकी जगह पूरा नया मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सो देखिए हमारा जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कंडीशंस फॉर ऑल एआईएफ, देखिए it says that the investment by all categories of AIF, whether it's a category 1 or category 2 or category 3, shall be subject to the following conditions. क्या conditions है? First, AIF may invest in securities of companies incorporated outside India. मतलब ऐसे कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंपनी, उनकी सिक्योरिटी में एफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस और गाइडलाइंस दैट में बी स्टुपुलेटेड और इशूड बाय आरबीआई एंड सेबी। अब जैसे इंडिया की बाहर की जो कंपनी है उनकी सिक्योरिटी में जब एफ इन्वेस्ट करेगा तो डोंट यू थिंक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में फीमा भी लगेगा, और फीमा का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस और कंडीशन ले डाउन करी वो, और एआईएफ बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी, तो सेबी ने जो लाई, तो उसको फॉलो करते हुए आप बाहर की कंपनी जो इंडिया से बाहर इनको उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में समझाता हूं, पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बता दें क्या। मान लिया एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इसने किसी एक्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, और इसका जो स्पॉन्सर है या मैनेजर है या इसका कोई इन्वेस्टर है, इसने तो इन्वेस्ट यहां किया ही है एआईएफ ने, इन्होंने भी अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी की सिक्योरिटी में, तो इसको बोलेंगे को इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? को इन्वेस्टमेंट। मतलब सेम कंपनी में एआईएफ ने भी इन्वेस्ट किया, उसी कंपनी में उस एआईएफ के स्पॉन्सर, मैनेजर या इन्वेस्टर ने, किसी इन्वेस्टर ने या इन्वेस्ट कर दिया, तो इस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे को इन्वेस्टमेंट। तो ये बोला ये जो को इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हुई है, वो टर्म्स एंड कंडीशन शुड नॉट बी मोर फेवरेबल देन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। लॉजिकल सी बात है कि पता इसको मैनेज करने वाला जो मैनेजर है वो यहाँ सेटिंग कर ले कि भैया एआईएफ का पैसा तो आप कम टर्म्स वहां पर रिटर्न कम दे देना, और हमारा जो पर्सनल पैसा है उस पर बेटर रिटर्न दे देना। क्या इस तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है? इसलिए क्या लॉ बोलते हैं, अगर किसी कंपनी में जहां पे एआईएफ ने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, ऐसी इन्वेस्टमेंट बोले को इन्वेस्टमेंट। तो जो टर्म्स ऑफ को इन्वेस्टमेंट जो होंगे, एंड को इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या मैंने बताया, दिस इज को इन्वेस्टमेंट
shall not be at a terms more favorable. It can be the same terms and condition जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है या उससे कम पे, उससे मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ ये बोल रहा है कि जो एग्जिट करने का, जब ये इन्वेस्टमेंट से यहाँ से एग्जिट करेगा और ये एग्जिट करेंगे, ये सेम टर्म्स एंड कंडीशन में एग्जिट होगा और टाइमिंग ऑफ एग्जिट भी दोनों का सेम होगा। मतलब क्या है, एग्जिट वाली बात इसमें और इसमें सेम होगी, लेकिन अदर टर्म्स एंड कंडीशन इसके और इसके सेम हो सकते हैं। इससे इसके टर्म्स एंड कंडीशन पुअर हो सकते हैं, नॉट सो फेवरेबल, लेकिन इससे ज्यादा बेटर नहीं हो सकते ऑफ द टर्म्स एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय दिस इन द सेम कंपनी। देखिए मैं वो पढ़ता हूं, देखिए द टर्म्स ऑफ को इन्वेस्टमेंट दिस इन ए इन्वेस्टिंग कंपनी, इसको इन्वेस्टिंग कंपनी बोल रहे हैं, बाय मैनेजर, स्पॉन्सर और इन्वेस्टर shall not be more favorable, it can be same दोनों जगह। यहां जो बेनिफिट्स मिले उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। shall not be more favorable than the terms of investment of the AIF, जो AIF ने इन्वेस्ट किया है, provided the terms of exit from the co-investment in a investing company including the time of exit, जिस तरीके से आप एग्जिट करेंगे, प्रोसीजर ऑफ एग्जिट करने का इस इन्वेस्टमेंट से और टाइम ऑफ एग्जिट shall be identical, यहां और यहां दोनों सेम होगा, to the terms applicable to that of exit of the AIF। मतलब एग्जिट दोनों जगह सेम होगा, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी दोनों जगह सेम हो सकते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा फेवरेबल नहीं हो सकते। हियर को इन्वेस्टमेंट मींस, को इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है वो मैंने बता ही दिया था, मींस इन्वेस्टमेंट मेड बाय मैनेजर, स्पॉन्सर और इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 1, 2 और AF। यहाँ पे हम कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AF की बात कर रहे हैं। इसका मैनेजर, स्पॉन्सर और इन्वेस्टर, ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट है इन एन इन्वेस्टिंग कंपनी, कहाँ पे इन्वेस्ट इसमें, ठीक है, वेयर सच कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एफ मेक इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें ऑलरेडी कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 ने इन्वेस्टमेंट की है, उसी के अंदर उस कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एफ का मैनेजर, स्पॉन्सर या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज को इन्वेस्टमेंट। एंड वो को इन्वेस्टमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन शुड नॉट बी मोर फेवरेबल देन द टर्म्स एंड कंडीशन एट विच द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड बाय AIF इन दिस इन्वेस्टिंग कंपनी। और एग्जिट के टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द टाइम एग्जिट दोनों के सेम होंगे, दोनों के सेम होंगे। दैट इज द सेकंड पॉइंट। ये ABC में दे रखा है, मैंने 1, 2 लिख दिया है, A, B, ठीक है। देन C, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 जो AIF है, ये मैक्सिमम 25% ऑफ इस इन्वेस्टेबल फंड, इन्वेस्टेबल फंड का मतलब मैंने बताया था, अपने इन्वेस्टेबल फंड का मैक्सिमम 25% ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब आप किसी दूसरे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करें, वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे मान लिया एक AIF है, AIF1, और वो एक्स लिमिटेड कंपनी, ये मान लिया कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 AIF है, ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और AIF1 ने कोई AIF2 के यूनिट्स में इन्वेस्ट किया और इसने भी यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो देखा जाए ये इनडायरेक्ट हो गया, आपका पैसा यहाँ आया फिर यहाँ आ गया। तो चाहे डायरेक्टली कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली, मतलब सेम कंपनी में, चाहे आप डायरेक्टली कर रहे हो चाहे आपने किसी AIF2 के यूनिट्स में लगाया वो यहाँ लगा रहा है, इसके अंदर एक सिंगल इन्वेस्टिंग कंपनी में चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मिला के इसका जो इन्वेस्टेबल फंड है उसका मैक्सिमम 25%, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। देखिए मैं पढ़ा हूं, कैटेगरी 1 and 2 ऑफ AIF shall invest not more than maximum 25% of investable fund, अपने इन्वेस्टेबल फंड इन एन इन्वेस्टिंग कंपनी, ये इन्वेस्टिंग कंपनी है, डायरेक्टली ये वाला केस, और इनडायरेक्टली थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर AIF, आपने अदर AIF के यूनिट्स में इन्वेस्ट किया, यहाँ आगे इन्वेस्ट कर रहा है, मैक्सिमम 25% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखिए D, कैटेगरी 3, मतलब C was pertaining to कैटेगरी 1 and 2, D is pertaining to कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 AIF, it may invest maximum 10% of its net asset value, investable fund नहीं, in the listed equities या listed securities of the investing company, and maximum 10% of, यहां पे आपका इन्वेस्टेबल फंड आ रहा है, इन अदर सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टेड कंपनी। मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टेड कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी के मैक्स में कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं, अपने NAV का मैक्सिमम 10%, और अदर देन द लिस्टेड सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग कंपनी, अदर सिक्योरिटी में मैक्सिमम 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर वो कैटेगरी 3, हाउएवर अगर वो कैटेगरी 3 AIF, अगर आपको लार्ज वैल्यू फंड है फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर,
अगर लार्ज वैल्यू फंड है फॉर एक्रीडेटेड इन्वेस्टर, तो ये दोनों लिमिट सारे प्रोविजन सेम होंगे, ये दोनों लिमिट 10% की जगह 25%, सॉरी 20 डबल हो जाएगी, 10% की जगह 20%, दोनों लिमिट डबल हो जाएगी, दोनों 10 की जगह दोनों 20। देखिए मैं पढ़ देता हूँ पूरा। कैटेगरी 3 AIF shall invest not more than 10% of its net asset value in the listed equity of the invested company, listed equity of the invested company, invested company के listed equity में, and shall invest not more than 10% of the investable fund, अब यहाँ पे investable fund की बात कर रहा है, in securities other than listed equity of the, जो पहले वाला आ गया उसके अलावा, in security other than listed equity of the directly or through the investment, वही चाहे directly चाहे indirectly, फिर प्रोवाइडेड लार्ज वैल्यू फंड्स फॉर एक्रीडेटेड इन्वेस्टर, अगर आप लार्ज वैल्यू फंड है कैटेगरी 3 में फॉर एक्रीडेटेड इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 3 एफ में इन्वेस्ट अप टू 20%, 10 की जगह 20 हो गया, सेम लैंग्वेज सबको पूरी सेम है, 20% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू इन लिस्टेड इक्विटी ऑफ द इन्वेस्टेड, सब कुछ सेम है, 10 की जगह 20 हो गया, एंड मे इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड इन सिक्योरिटी अदर देन लिस्टेड इक्विटी ऑफ द इन्वेस्ट डायरेक्टली और थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर एफ, सब कुछ सेम है, बस अगर आप लार्ज वैल्यू फंड है फॉर एक्रीडेटेड इन्वेस्टमेंट तो ये 10-10% वाले प्रोविजन आपको 20-20% है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट आपका ई, मान ली कोई AIF है, ये अपने एसोसिएट्स में या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जिसको मैनेज, इसको जो मैनेज करने वाला है आप ही का स्पॉन्सर या मैनेजर है, यह स्पॉन्सर मैनेजर का एसोसिएट्स है, मतलब इस AIF का जो स्पॉन्सर मैनेजर है या स्पॉन्सर मैनेजर के जो एसोसिएट्स हैं वो इस AIF को मैनेज कर रहे हैं, तो किस साथ कॉमन लिंकेज हो गया, यहाँ का स्पॉन्सर मैनेजर यहाँ भी स्पॉन्सर मैनेजर, या यहाँ का स्पॉन्सर मैनेजर का जो एसोसिएट्स है यहाँ स्पॉन्सर मैनेजर है, ऐसी AIF के यूनिट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या AIF अपनी एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, बट इसमें क्या एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ सकता है, इससे लॉ बोलता है ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए इस AIF को अपने इन्वेस्टर की हुआ होल्डिंग 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से, नॉट नंबर, उनकी प्रायर परमिशन चाहिए, उनके बिना परमिशन के आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कहाँ पे, अपने एसोसिएट्स में या ऐसे AIF के यूनिट्स में जिसको मैनेज कौन कर रहा है, आपका स्पॉन्सर या मैनेजर या आपके स्पॉन्सर मैनेजर के एसोसिएट्स। लेट मी रीड दिस पॉइंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड shall not invest except with the approval of 75% of investor by value, नंबर नहीं by value of the investment in the AIF, इस AIF में इन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 75, मतलब सारे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट देख ली उसमें 75% जिनका इन्वेस्टमेंट है वैल्यू के हिसाब से उनकी अप्रूवल से कहाँ इन्वेस्ट कर सकते, इन एसोसिएट्स, इसके लिए रिक्वायरमेंट है, और इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ AIF which is managed or sponsored by its manager or sponsor or associate of its manager, मतलब ऐसा AIF जिसको मैनेज कौन कर रहा है, आपका मैनेजर स्पॉन्सर या आपके मैनेजर स्पॉन्सर का एसोसिएट, ऐसे AIF को कोई मैनेज कर रहा है तो उस AIF की यूनिट्स में या आपके डायरेक्ट एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टर्स की अप्रूवल बिना आप इन्वेस्ट नहीं करते, और कितनी अप्रूवल, जो आपकी टोटल आपके इन्वेस्टर ने यहाँ पैसा लगा रहा है उसका 75% या उससे ज्यादा जो होल्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उसकी अप्रूवल, उसके बिना अप्रूवल के आप ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई एलिमेंट ऑफ बायसनेस चांसेस को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट लगा रखा है। नाउ लास्ट पॉइंट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, ये क्या बोला देखिए, एफ, जैसे मान लीजिए एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो इन्वेस्टेबल फंड है, जिस विच अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेबल फंड का मतलब मैंने बताया था, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा इन्वेस्टेबल फंड एक बार में सारा इन्वेस्ट हो जाए, नॉट नेसेसरी, तो जब तक वो पूरा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टेबल फंड है, मान लिया आपका इन्वेस्टेबल फंड मान लिया कुछ भी है, मान लिया आपका इन्वेस्टेबल 800 करोड़ है, 800 करोड़ में से मान लिया आपने एक पर्टिकुलर 600 करोड़ इन्वेस्ट किया, 400 करोड़ अभी आप इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं, अभी आइडल पड़ा हुआ है, तो उसको आइडल तो नहीं हो, कहीं किसी लिक्विड फंड में लगाओगे, या आपने कोई आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी थी, अब आपने उस इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्ट हुआ, वो पैसा किस में बटेगा, इन्वेस्टर में, लेकिन जब तक नहीं बढ़ता तो पैसा आपके पास, तो पैसे को कभी आइडल नहीं रखते, तो दो चीजें हो गई, एक तो आपका इन्वेस्टेबल फंड का अनइन्वेस्टेड पोर्शन जिसको भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, या आपने कोई पहले से इन्वेस्ट उसको डाइवेस्ट कर दिया, सेल कर दिया, वो पैसा आ गया, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इट इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इन्वेस्टर, तो जब तक ये नहीं होता, जब तक आपका अनइन्वेस्टेड पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड है,
या आपका डाइवेस्टमेंट फंड जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब तक उसको दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन सम लिक्विड फंड, इन बैंक डिपॉजिट, बैंक में एफडी करा सकते हैं या किसी लिक्विड फंड में लगा सकते हैं, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, इनमें इन्वेस्ट कर सकते जब तक कि वो इन्वेस्ट नहीं हो जाता अनइन्वेस्टेड पोर्शन, या अगर वो डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स है जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता अमंग इन्वेस्टर तब तक आप इसका आप कोई लिक्विड फंड में या बैंक डिपॉजिट वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या लिखा पॉइंट नंबर एफ, अनइन्वेस्टेड पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स एंड एक हो गया इन्वेस्टेबल फंड का जो अनइन्वेस्टेड पोर्शन जो अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स पेंडिंग, डाइवेस्ट कर लिया अल्टरनेटिव इन्वेस्ट कहीं पहले इन्वेस्ट कर उसको डाइवोल्टा पैसा आ गया लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया टू द इन्वेस्टर, पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर, मैं बोलता ना पैसे को कभी आइडल रखना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, मे बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड म्यूचुअल फंड और बैंक डिपॉजिट्स और अदर लिक्विड एसेट्स ऑफ हायर क्वालिटी से ट्रेजरी बिल, टाइपेट्री, रेपो डीलिंग, सेटलमेंट, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इनमें आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट उस पीरियड पर कोई ना कोई रिटर्न आए, ठीक है, एक्सेट्रा टिल द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जब तक इन्वेस्टमेंट और जब तक उस फंड का इस्तेमाल नहीं होता है, अगर वो अनइन्वेस्टेड पोर्शन है ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड, या अगर वो डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर और टिल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड टू द इन्वेस्टर एज पर द टर्म्स ऑफ द फंड डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल, मतलब जब तक उसका इस्तेमाल इस चीज में होना नहीं होता तब तक आप चाहें तो उसको आप लिक्विड फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट उस पीरियड में भी जो रिटर्न आए वो भी इन्वेस्टर को फायदा होगा। एंड दैट इज द, इसके साथ आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया आपका, दैट इज द investment conditions for all AIF, or investment conditions for all AIF, all the 6 points A, B, C, D, E, F, and I have discussed all of them. Now एक छोटा सा अमेंडमेंट आपका, एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 12 other borrowing tools, इसमें पेज नंबर 206 पे जो डेफिनेशन और डिपॉजिट चल रही है, इनफैक्ट मतलब पेज नंबर 205 से स्टार्ट हो रही है 206 तक जा रही डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, इसमें जो लास्ट पॉइंट है क्यू पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है कि साहब मतलब वो आ रहा है ना कि साहब ये क्या क्या एग्जाम डिपॉजिट है, क्या क्या डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसमें क्यू पॉइंट में दे रखा है कि कोई स्टार्टअप कंपनी है और वो अगर कन्वर्टेबल नोट के थ्रू 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा बाय सिंगल ट्रेंच अगर फंड रेज कर रही है विच इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और रीपेबल, ठीक है, इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो वो एग्जाम डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम उसको रीपे या उसको कन्वर्ट करना इनटू इक्विटी मैक्सिमम कितने 5 years में, पूरा पॉइंट सेम है लेकिन बस में 5 years की जगह 10 years हो गया है। इसका मतलब पहले 5 years में या तो रीपे करना होता था पैसा या उसको कन्वर्ट करना पड़ता इनटू इक्विटी, अब वो 5 years की जगह क्या हो गया 10 years हो गया, तो एक छोटा सा चेंज है, 5 years की जगह क्या हो गया है 10 years हो गया। इज दैट क्लियर? दूसरा इसी डिपॉजिट टॉपिक के अंदर पेज नंबर 207 में एक टॉपिक आपने दे रखा सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स। उसमें आप पढ़ते हैं कि जनरली पहले पढ़ते हैं इसके अंदर पेज नंबर सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्ट, पहले पढ़ते हैं कंपनीज अदर देन एलिजिबल कंपनी, फॉर कंपनीज अदर देन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी के अलावा नॉन एलिजिबल कंपनी की बात है। उसमें जनरली पहले लिमिट पढ़ते हैं कि साहब मैक्सिमम एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स प्लस प्रपोज डिपॉजिट दोनों मिला के 35% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन एक आप पढ़ते हैं स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी वो अपने 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक ले सकते हैं डिपॉजिट, 35% की 100%, दो के लिए एक स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी और दूसरा सर्टेन प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी? फिर नीचे दो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो जो कैटेगरी ए दे रखी है उसमें लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है
वो अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले 5 साल आपको 35% के बजाय 100% तक ले सकती है, 100% तक ले सकती है, 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी। लेकिन ये हमेशा के लिए बेनिफिट नहीं, ओनली फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये दे रखा है। तो यहां भी 5 ईयर्स की जगह अब 10 ईयर्स हो गया, तो 5 ईयर्स कट कर दिया, इसकी जगह 10 ईयर्स हो गया। मतलब पहले 5 ईयर्स तक ये फैसिलिटी थी फॉर अ प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप, वो 35% की जगह 100% तक ले सकती थी, 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अब 5 ईयर्स की जगह क्या होगा, 10 ईयर्स हो गया, तो 5 को काट के 10 ईयर्स कर लीजिएगा। एंड ये एक छोटा सा चेंज है, मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया कहाँ पे चेंज है, इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसका क्या। तो ये छोटे छोटे 2 चेंजेज हैं इस टॉपिक में। अदर बोरिंग टूल्स जो चैप्टर है, चैप्टर 12, उसके अंदर जो डिपॉजिट टॉपिक है, उसके अंदर आपको एक डेफिनेशन में और एक सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट। इज दैट क्लियर? सो इसके साथ आपकी जो अलग अलग चैप्टर, जो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज जो पेपर है सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम का, उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस थे, एक जैसे आपका आईसीडीआर रेगुलेशन में था, एक आपका क्या नाम है नॉन फंड सॉरी प्राइवेट फंड, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, ठीक है, उसमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में था, फिर आपका डिपॉजिट चैप्टर में था, ये सब मैंने बता दी। इसके अलावा कुछ इस पेपर के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं, ये तो छोटे छोटे चेंजेस थे, और वो कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स और लेक्चर में अलग से प्रोवाइड करूंगा, वो कंप्लीट, ठीक है, वो अलग से मैं प्रोवाइड करूंगा। वो क्या है मैं बता देता हूं आपका। एंड वो इसके साथ हम क्लब नहीं कर रहे, ये छोटे छोटे चेंजेस के मैंने अलग से अमेंडमेंट क्लास और अलग से अमेंडमेंट नोट्स दे रहा हूँ। लेकिन जो कंप्लीट चैप्टर में बहुत मेजर चेंजेस है, तो पूरा चैप्टर के नए नोट्स और पूरे चैप्टर के पूरे लेक्चर वो मैं अलग से दूंगा, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। वो कौन कौन से चैप्टर में वो ही बता देता हूं। देखिए कौन कौन चैप्टर है। एक आपका चैप्टर नंबर 5 इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड, इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें ये जो चैप्टर है इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड में 3 पोर्शन है। एक बोनस शेयर्स का है, एक स्वेट इक्विटी का है, और एक ईसॉप्स का है। 3 चीजें इसके अंदर। ये तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है बोनस शेयर में, लेकिन स्वेट इक्विटी और ईसॉप ये पूरा चेंज हो गया। वो चेंज इस तरीके इसलिए हो गया है क्योंकि पहले स्वेट इक्विटी के सेबी के रेगुलेशन अलग थे, ईसॉप्स के अलग थे। अब वो दोनों रेगुलेशन अबॉलिश हो गए जो पहले से थे, उसकी जगह कॉमन रेगुलेशन है कंबाइन 2021 में, ठीक है। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 वो नए आ गए, तो इसलिए। और तो पहले इसका अलग था, इसका अलग था, तो ऑब्वियसली प्रोविजन चेंज है, तो इसलिए काफी, हाँ ये वाला पोर्शन बोनस शेयर रिलेटेड सब कुछ सेम है। लेकिन मैं पूरा चैप्टर आपको नया दूंगा, जो ये चाहे भले पोर्शन नया और सेम हो, मैं पूरा इसके नोट्स भी और इसके लेक्चर भी सारे आपको दूंगा। और ये पूरा का एज क्योंकि मैंने दोनों के रेगुलेशंस खत्म हो गए, पहले वाले नए रेगुलेशन दोनों के कंबाइन करके नया रेगुलेशन आ गया है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। तो इसलिए ये चैप्टर पूरा आपका एक तो ये हो गया। दूसरा आपका चैप्टर नंबर 6 जो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर चेंज, क्योंकि पहले जो आप नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जो आप रेगुलेशन पहले पढ़ रहे थे ना, पहले आप रेगुलेशन पढ़ रहे थे सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013, ये अबॉलिश हो गया है। अच्छा, एक रेगुलेशन आप अगले चैप्टर 8 में, ये बताऊंगा, चैप्टर 8 में आप पढ़ते थे, उसका नाम था सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ
डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2008, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, ये चैप्टर 8 में आप पढ़ते थे, ये भी एबॉलिश हो गया। ये दोनों रेगुलेशन एबॉलिश हो गए। सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस रेगुलेशन 2013, जो आप चैप्टर 6 में पढ़ते थे। एंड चैप्टर 8 में और भी चीजें थी, लेकिन चैप्टर 8 में एक पोर्शन ये भी था सेबी। चैप्टर 6 तो पूरा का पूरा इससे रिलेटेड था, और चैप्टर 8 में और भी चीजें हैं, उसमें एक पोर्शन ये भी था सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2000। ये दोनों रेगुलेशन एबॉलिश हो गए। इसी जगह नया रेगुलेशन आपको आ गया है, उसका नाम है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2021। इसमें इससे रिलेटेड भी है, इससे रिलेटेड भी और भी चीजें हैं। तो मतलब पहले के दोनों रेगुलेशन अबॉलिश हो गए, उसके नया रेगुलेशन आया जो जिसमें देखो इसमें नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी बोल रहे हैं, तो ये भी आ गया। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन आप पढ़ोगे, सब पढ़ाऊंगा, सब चैप्टर पूरा बताऊंगा। इसमें नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, ठीक है, डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी भी आती है, और भी चीज आती है, ठीक है, और भी चीज आती है। तो ये नया चीज कंबाइन कर दिया, मतलब जो अलग अलग बिखरे हुए लॉ थे, ये अलग था, ये अलग था, और भी चीज सब वो सब हटा के एबॉलिश करके सेबी ने एक नया बना दिया। तो इसका इम्पैक्ट आपका चैप्टर 6 पूरा नया चेंज हो, पूरा खत्म, पूरा नया आपको पढ़ना है, उसके नए नोट्स और पूरे नए लेक्चर, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर अभी 8 मैंने बता ही दिया कि चैप्टर 8 में भी इसका इफेक्ट आएगा। चैप्टर 8 पूरा चेंज नहीं है, लेकिन मैं पूरे नए सिरे से नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है। उसमें पुराने लेक्चर भी कुछ हो सकते हैं कि टॉपिक्स जो टॉपिक सेम है एज इट इज, ठीक है, लेकिन मैं पूरा नया रिस्ट्रक्चर करके पूरा दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो लॉ इसके अंदर कवर था, ठीक है, चैप्टर 8 में और भी चीजें, लेकिन ये जो लॉ था सेबी इशू एंड लिस्टिंग और डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, ये वहां से हम हटा देंगे। और ये वाला इसका इफेक्ट यहाँ, क्योंकि ये कॉमन लॉ है, इसमें भी यहाँ भी, तो यहाँ भी चैप्टर 8 में भी इसका इफेक्ट आपको आएगा। तो चैप्टर 8 के भी फ्रेश नोट्स, फ्रेश लेक्चर मिलेंगे। लास्ट आपका चैप्टर नंबर 13, लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये मैं खाली बता रहा हूं कहां का चेंजेस इस चैप्टर से, 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 13, लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें शुरू के पोर्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन बाद में आप एक पोर्शन पढ़ते हैं ना, इस आप प्रोविजन जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, आगे जो पढ़ते हैं कि जो आपके प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल फॉर नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी। अब देख लो, फिर वही आ गया, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड लास्ट में आप इस चैप्टर में प्रोविजन पढ़ते हैं, तो उसमें चेंजेस, क्योंकि उसकी जगह अब कंसेप्ट नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी नया आ गया, तो उसका इफेक्ट एलओडीआर रेगुलेशन में भी आ गया, उसका इफेक्ट एलओडीआर रेगुलेशन में भी आ गया है। तो उस हिसाब से जो लास्ट के पोर्शन था जिसमें रेगुलेशन 50 ऑनवर्ड्स, रेगुलेशन 50 से लेकर रेगुलेशन 61 तक, वो पूरा पोर्शन चेंज है, वो पूरा का पूरा पोर्शन चेंज है आपको, ठीक है, लास्ट में। एंड शुरू के जो चेंज प्रोविजंस हैं जिसमें कुछ पीरियोडिक कंप्लायंसेस हैं और उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ठीक है, तो मैं बता दूंगा सारी चीजें। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि इस बेटर कि मैं पूरा चैप्टर ही, एंड जो उसमें कुछ पोर्शन पुराना भी एज इट इज होगा, लेकिन आपको पूरा चैप्टर फ्रेश तरीके से आपको दे देंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने इसमें ये 4 चैप्टर में लिखे ना, चैप्टर 5, 6, 8 एंड 13, इन चैप्टर से मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी बैक एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक उनको भी रिस्ट्रक्चर कर दिया अकॉर्डिंग टू चेंज प्रोविजन। तो उससे क्या होगा, फ्रेश नोट्स मिल जाएंगे, फ्रेश लेक्चर, तो हर तरह की कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई कि जिस चैप्टर में मेजर चेंजेस है, तो आई थॉट कि इसको मैं आपको फ्रेश तरीके से आपको दूं, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसके साथ आपका व्हाट वी कॉल, मैंने इस पेपर के अंदर जो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, इस पेपर से रिलेटेड जून 2022 एग्जाम से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं, तो पहले छोटे छोटे अमेंडमेंट्स तो मैंने आज के लेक्चर में कवर ही करा दिया, उसके नोट्स भी दे दूंगा साथ में, लेक्चर में आपको बता भी दिया गया है। और जो मेजर अमेंडमेंट 4 चैप्टर में, चैप्टर 5, 6, 8 एंड 13, इसके मैंने बता दिया क्या है, लेकिन इसके डिटेल्ड नोट्स नए और कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स चैप्टर के 5, 6, 8, 13 और ये कंप्लीट लेक्चर मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा। एंड इसके साथ आपके मैंने सारे अमेंडमेंट्स कवर कर, मतलब स्ट्रक्चर बता दिया, 5, 6, 8, 13 सर बोला अभी कहाँ आपने दिया है,
मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलग वो पूरा चैप्टर 5 अलग से नोट्स, अलग से लेक्चर, 6 के भी, 8 के भी, 13 के। उसके अलावा जो छोटे छोटे चेंजेस थे उसके नोट्स और लेक्चर मैंने यही कवर कर दिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस CS प्रोफेशनल प्रोग्राम पेपर applicable for June 2022 exam. That's all about the amendment for this paper and wish you all the best for exams. आप सब अच्छा करें एग्जाम में, ठीक है? And that is all for today's class. Thank you.